हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग क्लास कर लिए होंगे जो बाकी मेरी क्लास आई थी। मैंने पहले सोचा कि हिस्ट्री जो है ना उससे क्वेश्चन अच्छी खासी पूछी जाती है, चाहे आप कुछ भी ले लो। अब कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर मेरा बीएससी है, सर मेरा बीबीए है। भाई देखो, आपका बहन चाहे भाई को भी हो, अगर आपका कोई भी है कुछ भी है, दिक्कत उस बात की नहीं है। अगर आप में जीके पूछा जा रहा है तो जीके का सिलेबस अलग नहीं रहेगा, जीके वही पूछा जाएगा, चाहे बीबीए वाले हो चाहे बीसीए वाले हो। और बीएससी वालों को तो मैं कहूँगा पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि उनका 10 नंबर का आता है, फालतू इधर पढ़ना, वो अपना साइंस में देखे। और नेक्स्ट बात है, एक बात और पूछते रहते हो कि सर मैंने बीएससी के लिए अप्लाई किया है तो मेरा इंट्रेंस में एग्जाम में क्या आएगा। तो अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है तो बीए में कोई भी ऑनर्स आप करने वाले हो, चाहे आप साइकोलॉजी ऑनर्स करो, ज्योग्राफी करो, हिस्ट्री करो, कोई भी करो, इंट्रेंस सबका एक ही होगा, है ना। उसके बाद अगर बीएससी करने वाले हो तो बीएससी से ही क्वेश्चन आएगा, चाहे आप कुछ भी करो, बस साइंस में आगे जाकर मैथ या बायो में से कोई एक आएगा जो आप मतलब चूज किए होंगे। जैसे अगर आप चूज किए होंगे यहाँ पर बोटनी, तो बोटनी में आपको वहाँ बायो आएगा, मैथ नहीं आएगा। अगर आपने चूज किया है फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स, तो फिर आपका वो मैथ पूछेगा, ठीक है, यही बात ख्याल रखना। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स आपने बीबीए के लिए अप्लाई किया हो, अगर उसमें जीके पूछा जा रहा है तो जीके बिल्कुल सेम रहेगा। इससे पहले मैंने रीडिंग क्लास करवाई थी, उससे पहले क्लास मैंने सोचा कि पहले मैं एक ही क्लास के अंदर में पूरी हिस्ट्री खत्म कर दूं, लेकिन वो 3 से 4 घंटे की क्लास बन रही थी, जो थोड़ा बोरिंग हो जाता। तो मैंने फिर सोचा इसी क्लास को 3 पार्ट में चेंज करते हैं, आधे 1 घंटे की क्लास फटाफट 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो ये आज की क्लास पार्ट 1 है आपको हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री में ना क्वेश्चन काफी अजीब अजीब पूछ रहा है। क्वेश्चन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन काफी अजीब पूछ रहा है। बाकी ये देखो ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर ऐड होना है तो आप जो है सो आके ऐड हो सकते हो, दिक्कत इस बात की नहीं है, काफी आसानी से आप इसमें ऐड आके हो सकते हो। जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे एंट्रेंस आपका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। और जिन लोगों को भी क्लास करना है उन सभी के सभी क्लास मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और फिलहाल के लिए इसको शेयर करो, है ना। जो सब कुछ जो कंटेंट है वो बिल्कुल इसी में से आ रहा है, शेयर करो। और यहाँ तक कि मैं जो भी क्वेश्चन आता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, विद प्रूफ के साथ पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी 3 साल 4 साल करवा रहा हूँ तैयारी, वेला नहीं बैठा हूँ। यहाँ देखिए इसके अंदर में आइए, ये मेरा पटना वुमेन्स कॉलेज का मेरे चैनल पर अगर जाओगे, यहाँ पर अभी क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट पर जाओगे आराम से, वहाँ से क्लास मेरा देख सकते हो। फिलहाल कोई जाते हैं सीधे पॉइंट पर। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप मीडिया के अंदर में जाओगे, फाइल के अंदर जाओगे, तो यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप मैसेज करना, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ हिस्ट्री का एक क्लास में काम नहीं चलने वाला है। आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए ये देखिए, मैं उठा रहा हूँ, 1 मिनट हो जाइए। यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन कितना डीप थोड़ा पूछ रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, फिर इसका आंसर सारनाथ है, लेकिन थोड़ा डीप ले जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी थोड़ा डीप ले जा रहा है। यहाँ देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसकी नाम था एनी बेसेंट। लेकिन ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एनी बेसेंट का, ये क्वेश्चन आपका मिलेगा मिडिवल पार्ट में, सॉरी ये आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में, है ना। उसके बाद में ये मिलेगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में। फिर यहाँ देखिएगा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया, चंपारण सत्याग्रह में। चलिए भाई, ये सब भी ठीक था। यहाँ देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर। तो अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर डी इसका आंसर होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन जो है तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, देख सकते हो यहाँ पर। फिर इनमें से मुगल बादशाह ने दिल्ली के लाल किले निर्माण कर, मतलब कि क्वेश्चन ना ज्यादा डीप पे नहीं पूछ रहा है और ज्यादा ऊपर से भी नहीं पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैं भी क्या किया हूं, मैं भी क्लास उस टाइप का लाया हूं कि मैं न तो ज्यादा डीप जा रहा हूं और न तो ज्यादा मैं ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा बहुत आपकी ऊपर ऊपर से लेके चल रहा हूं, लेकिन हाँ जितना पूछा जा रहा है इसमें उससे हल्का सा ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ देखिए, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। अब यहाँ और भी क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान किसने कहा था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के अंदर में। फिर फ्रांसीसी क्रांति के समय यहाँ पर लुई 16वां था, देख सकते हो क्वेश्चन कैसा। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, तो गुलाम वंश का पहला था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। कितने लोग यहाँ पर इल्तुतमिश मारते होंगे, गलत है। फिर बाबर ने पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई किसके साथ की थी। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन आपकी जो है सो पूछी जा रही है, मतलब ऊपर ऊपर से एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में ही पूछी जा रही है। आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इस पीडीएफ के अंदर में जो 2023 में आया था, इस वाले के अंदर में आपका एंशिएंट हिस्ट्री बस बहुत कम है, और आपका ज्यादातर या तो मिडिवल हिस्ट्री है, नहीं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप कहोगे सर हम एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़े, लेकिन फिर से वही डाउट आ जाता है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो फिर से वही डाउट चला आता है। मेरा काम है हर एक ये देखना। अगर मैं 2022 का क्वेश्चन फिर से मैं निकालूं पटना वुमेन्स कॉलेज का, तो आप इसमें देख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो आपके एंशिएंट नहीं है, जो आपके मिडिवल नहीं है, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है।
ये आपसे एनिसेंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, कल हो गया आप एग्जाम देने गए और मैं आपको एनिसेंट हिस्ट्री छुड़वा दूं, बोलो कि सिर्फ वही मिडिवल पढ़ लीजिए और वनली सिर्फ आप जो है सो हिस्ट्री के अंदर में सिर्फ आप मॉडर्न पढ़ लीजिए, और एनिशियंट से आ गया तो क्या करोगे? मैं अब पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देख के मैं आपको यहाँ फैसला किया कि नहीं, आप लोग के लिए एनिशियंट भी जरूरी है। आप ये क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर में, कहीं सेम पैटर्न दोहरा दिया गया तो क्या करोगे आप? यहाँ देखो लिखा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ पर देख रहे हो। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर फिर यहाँ देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर देख सकते हो आप लोग, कितना डीप पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर जुते हुए खेत मिले हैं, देख सकते हो। निखिल में से कौन सभी उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः लुप्त हो गई थी, सभा समिति विदत, कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ये सब एनिशिएंट हिस्ट्री से है। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे स्थीन जो है, सबसे अधिक जो दिए थे उपदेश, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसके बाद में इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस वर्तमान राष्ट्र के यात्री थे। और भी न जाने कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो ज्यादातर क्वेश्चन हमको मिला था वो मिला था एनिशिएंट हिस्ट्री से। इसे एनिशिएंट हिस्ट्री को इग्नोर मत करो, मैं तो कहूँगा किसी भी पार्ट को इग्नोर मत करो ही मत, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंदर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एनिशिएंट इंडिया के बारे में। इसके अंदर में अगर मैं बात करूं तो अपने इंडिया के जो हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट में चेंज किया गया है, और बाकी अगली क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ये 3 पार्ट के लिए मेरी 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगी, तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा। मैंने रीजन भी बता दिया था पहले ही आपको, क्या किस रीजन का मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ जाऊंगा। तो अपने हिस्ट्री को आपका बेसिकली जो है सो वो 3 पार्ट में चेंज किया गया है। बस ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाना है, क्योंकि हम आपको कोई भी इसका पीडीएफ नहीं देने वाले हैं। पीडीएफ देने से आपकी ही नुकसान होगी, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो एक क्लास को 2 बार 3 बार देख लो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई सारी बातें हैं जो नोट्स में उतारते रहते हैं। उनके नोट्स जितना समय में आप बनाओगे उतना में आपको याद भी हो जाएगा, प्लस में आपको बेनिफिट भी होगी। चलिए, हिस्ट्री को हम लोग बांटे गए हैं 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम बांटे हैं इसको एनिशिएंट हिस्ट्री, एनिशिएंट इंडिया हम बोल सकते हैं उसको, प्राचीन भारत। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न के बारे में। हमको एक आपको आइडिया दे दूं, एनिशिएंट इंडिया के अंदर में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब हुआ था। मिडिवल के पार्ट में अशोक में मतलब यहाँ से बीरबल आए थे, पता होगा, अकबर बीरबल, ये नाम सुनते होंगे पक्का आप लोग, कभी कभी सुने होंगे, अकबर बीरबल जोधा भाई ये सब। और मॉडर्न में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न के अंदर जो अपने यहाँ झांसी की रानी आई थी, आपको गांधी जी आए थे, वो सब मॉडर्न में जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं आज से क्लास के अंदर में एनिशिएंट इंडिया में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं, इसका मतलब हिंदी मतलब होता है पुरातत्व। क्या होता है फ्रेंड, पुरातत्व, इसको आप बोल सकते हो और हिंदी में आप लिख सकते हो। प्राचीन भारत इसको बोलोगे आप, इसको कहोगे पुरातत्व। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के अंदर से खोद कर जो कुछ भी निकालते हैं हम लोग, जमीन के अंदर से कुछ भी निकाले खोद कर, जो भी हम लोग को गड्ढे में अवेलेबल हो, मिट्टी के अंदर मिले, वो सब के सब आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट का काम होता है, उसको खोद के निकालना और हम लोग को बताना, ठीक है। अब बात करें हिस्ट्री का, हिस्ट्री हम तब तक किसी चीज को नहीं बोलेंगे जब तक हमको रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर किसी भी चीज का रिटन रिकॉर्ड हमको मिला है तो उसे कहेंगे हमको हिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुद्ध भगवान का एक बुक है कल्पसूत्र और बुद्ध चरित्र, ऐसे कई सारे बुक है जो हमको रिटन रिकॉर्ड मिला है और हम लोग उसे समझ पाए हैं और हम लोग उसको पढ़ पाए हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे हिस्ट्री के अंदर में उसको डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, प्री हिस्ट्री किसे बोलते हैं फ्रेंड्स। प्री हिस्ट्री मतलब ये हुआ कि ऐसा चीज जो आपको मतलब रिकॉर्ड आपको लिखा हुआ मिले ही ना, है ना, एकदम आपको कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, उसको वैसा हिस्ट्री जिसके अंदर में आप कुछ भी आपको मतलब सब कुछ तो मिले। कहने का अर्थ है कि घड़ा मिल जाए, आपको घर मिल जाए, सब कुछ तो मिल जाए आपको, मतलब जमीन जो खोद के आप निकाल ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ हमको कागज पर लिखा हुआ या फिर कोई लैंग्वेज किसी चीज पर पत्थर से गुदाई कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमको ना मिले तो उसे कहेंगे प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री किसे बोलेंगे, वैसा रिकॉर्ड जिसके अंदर लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। आ गया क्लियर, आपको क्लियर है ना फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको एक बार रिव्यू दे दूं। आर्कियोलॉजी मतलब हुआ गड्ढे में से खोद के निकालना, हिस्ट्री मतलब जिसका रिटन रिकॉर्ड हो और हम समझ भी पाए, प्री हिस्ट्री मतलब वैसा रिकॉर्ड जिसको मतलब हमको तो बाकी सब कुछ मिल गया लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको लिखा हुआ, तो बोलेंगे प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री किसे बोलेंगे, लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाए हैं, आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। एग्जाम्पल देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें जो भी रिकॉर्ड मिले हैं लिखा हुआ हमको, वो चीज को हम लोग समझ नहीं पाए हैं, तो उसको डालेंगे प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
सबसे पहले शांत करते हैं यहाँ पर। तो मैंने आप लोग क्या कहा था फ्रेंड्स कि हिस्ट्री हम, यहाँ देखिएगा, हिस्ट्री हम तब तक किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे जब तक हमको रिटेन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसी के आधार पर हम लोग का जो हिस्ट्री है ना, वो आपको कुछ पार्ट्स में चेंज किया गया। उन सभी पार्ट्स का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर आयरन एज लिखना भूल गया था, यहाँ आप लिख सकते हो अपने केस के अंदर में आयरन एज। चलिए फिलहाल ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर कि मैंने कहा था कि एक है आपका प्री हिस्ट्री, ठीक है, और एक है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हमको प्री हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जिसका रिकॉर्ड हम लोग को अवेलेबल नहीं है। प्री हिस्ट्री के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोग का स्टोन एज और कॉपर एज। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं ब्रोंज एज, और बाकी जो मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं जहां से रिटन रिकॉर्ड लिखना मिला, उसमें हम पढ़ते हैं ओनली आयरन एज का। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि हम लोग जो आयरन एज है उसको हिस्ट्री में डाल सकते हैं। चलिए आप यहां समझ चुके हैं, आप लोग यहां पर क्लासिफाइड कर लिए होंगे। अब सब आप समझते हैं यहां पर। अब आप लोग को समझ में नहीं आता होगा सर ये स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज क्या है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर मैं क्या कहा कि हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले आपको प्री हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब प्रोटो हिस्ट्री पढ़ना होगा, तब जाके आप हिस्ट्री पढ़ोगे। देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस हम लोग के यहाँ पर अवेलेबल थे, वो लोग ना केवल पत्थर के बारे में जानते थे और पत्थर से ही अपना सब कुछ बनाते थे, घर बनाना, पत्थर यूज करना। इसीलिए उन सभी को हम लोग स्टोन एज में डाल दिए। और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों को नॉलेज हुआ कॉपर, तांबा का, तो हम लोग उस एज को बोलते हैं कॉपर एज। और इन दोनों एज के अंदर में हमको रिटेन रिकॉर्ड आज तक कुछ नहीं मिला है, बस केवल मतलब कि कहीं ना कहीं गड़े हुए कुछ ना कुछ चीज मिले हैं, तांबा मिले हैं, कभी हम लोग कुछ घड़ा मिला है, कभी पत्थर कुछ चीज मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सब स्टोन और कॉपर किस में आएगा, आपका प्री हिस्ट्री के अंदर में आएगा। बाकी जो आपका ब्रोंज एज है, इसके अंदर हमको लिखा हुआ रिकॉर्ड तो मिला है, लेकिन उसे हम लोग समझ नहीं पाए, तो उसको हम लोग डाल देते हैं आपको प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में। और ये प्रोटो हिस्ट्री बीत गया तो फिर लोगों ने क्या किया पता है, लोगों ने ब्रोंज के अलावा फिर लोगों ने आयरन खोज लिया, आयरन का डिस्कवरी लोगों ने कर लिया, लोहा का खोज कर लिया। तो लोहा खोज जैसे ही खोज हुआ ना, वैसे ही हम लोग के पास रिटेन रिकॉर्ड जो लिखा हुआ था उनको समझ में हमको आने लगा और हम लोग उसको पढ़ भी पाए। तो हम उन सभी को हिस्ट्री के अंदर में डाल देंगे। समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। चलिए आप यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब स्टोन एज को भी बांटा गया है 3 टाइप में, ठीक है। एक बांटा गया है पैलियोलिथिक, एक यहाँ पर आपका यहाँ पर बांटा गया है पैलियोलिथिक, एक यहाँ फ्रेंड्स बांटा गया है मेसोलिथिक, और फिर फ्रेंड्स एक आपको यहाँ पर मेसोलिथिक के अलावा एक डाला गया है आपका नियोलिथिक के अंदर में। एग्जाम के अंदर में आपका इसका पीरियड भी पूछ सकता है, कब से कब तक था। याद कर लीजिए पैलियोलिथिक का जो एज था वो था 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। बीसी मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले की बात है ना। मेसोलिथिक का जो पीरियड है वो है आपका 9000 बीसी से 4000 बीसी तक, और नियोलिथिक का जो पीरियड है फ्रेंड्स वो है आपका 7000 बीसी से आपका 1000 बीसी तक। यहां तक को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी हम लोग को तो कॉपर खोज कर पाए थे ना ब्रोंज, हम लोग पत्थर से ही काम चलाते थे। अब बात करें पैलियोलिथिक का, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। पैलियोलिथिक जो एज है, मेसोलिथिक जो एज है, नियोलिथिक एज है, इन तीनों एज में हमको गुफा का पेंटिंग, मतलब गुफा पर जो होता है पेंटिंग किया हुआ, पहले आदि मानव लोग गुफा पर पेंटिंग करते थे। इन तीनों एज में एक चीज कॉमन मिला है, वो है आपका क्या फ्रेंड्स, तो वो है गुफा पर पेंटिंग किया हुआ। ये गुफा पर पेंटिंग किया हुआ हमको और कहीं नहीं मिला, किसी जगह नहीं मिला, बस एक ही जगह मिला है, वो है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड्स, भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर में। ये चीज ख्याल रखना, पूछेगा आपसे गुफा का पेंटिंग हमको कहाँ मिला है, तो वो मिला है आपका मध्य प्रदेश के अंदर में। भीमबेटका एक जो है एक गुफा है, उसके अंदर अगर घुसोगे आप, अभी भी अवेलेबल है, तो वहां पर उन लोगों की तरह किया हुआ पेंटिंग है वो हमको मिला है ना। तो भीमबेटका एक प्लेस है जहां पर इन तीनों एज का हमको पेंटिंग हमको मिला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैलियोलिथिक के एज के अंदर में मैंने व्हील मतलब चक्के मतलब पहिया या खोज हम लोगों ने कर लिया था। बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही ध्यान दीजिएगा, बाकी सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस एज में क्या होता था, पैलियोलिथिक के अंदर में ना लोग पत्थर यूज करते थे। मेसोलिथिक के अंदर में उस पत्थर को शेप और साइज देना स्टार्ट कर दिए। ध्यान देना, पैलियोलिथिक के अंदर में लोग बस पत्थर यूज करते थे, उसको कुछ शेप साइज नहीं दे पाते थे। मेसोलिथिक के अंदर में शेप साइज देना स्टार्ट कर दिए, और नियोलिथिक के एज में लोगों ने और अपने आप में कर लिया डेवलप। उस पत्थर को पॉलिश कर बाकी किसी में शिकार करना, किसी को मारना, खेती करना, वो सब भी यूज करना स्टार्ट इन लोगों ने कर दिया। और आज की तरह तो वहां आयरन था नहीं कि लोगों ने आयरन खोज करके लोहा वहा का कुदारी उदारी बना ले, ऐसा कुछ तो था नहीं। इसी के लिए लोगों ने पत्थर को ही यूज किया, लेकिन ढंग से यूज किया।
आपका जो पूछेगा एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ नियोलिथिक एज में। उसके बाद में पशुपालन बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, है ना, वो सब आपका नियोलिथिक एज के स्टार्ट हुआ। आग की खोज पूछेगा आपसे, आग की खोज, फायर की खोज किसमें हुई थी, तो पैलेलिथिक एज के अंदर में आपके यहाँ पर आग की खोज हुई थी। मैसो में क्या हुआ था, मैसो के अंदर में हम छोटे छोटे हथियार, माइक्रो हथियार हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था मेसोलिथिक के एज में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट निकल के आता है कि मेसोलिथिक के एज में हम लोग माइक्रो हथियार, छोटे छोटे हथियार बनाना यूज कर दिए थे। ये सबसे बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी बातें और आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी ऊपर ऊपर की बातें था जो एग्जाम के अंदर में आपकी आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ख्याल और रखना है आप लोग का कि स्टोन एज के अंदर में जो आपको मेसोलिथिक एज है, उस मेसोलिथिक के एज के अंदर में लोग ना छोटे छोटे हथियार बनाते थे काफी अच्छे तरीके से, उसको शेप साइज देकर। उस तकनीक को हम लोग फ्लेक बोलते हैं, FLAKE, फ्लेक बोलते हैं। और जबकि मतलब कि मेसोलिथिक के बाद क्या आया था फ्रेंड्स, नियोलिथिक एज आया था। तो नियोलिथिक के एज के अंदर में लोग ना जो टाइप स्टोन से जो पॉलिश करके जो हथियार बनाते थे उसे हम लोग फ्लिंट बोलते हैं, FLINT। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं जानना है जो आपके एग्जाम में आएगा। अब आते हैं कॉपर एज। फ्रेंड्स स्टोन एज जब लोगों ने स्टोन खोज कर ली थी और स्टोन से सब कुछ यूज करना सीख लिया, तभी लोगों को ना कॉपर मिल गया। फ्रेंड्स क्या मिला फ्रेंड्स, कॉपर। कॉपर क्या था, तांबा। तो यहां पूछेगा कि मनुष्यों के द्वारा सबसे पहला जो धातु मिला था वो क्या था, तो फ्रेंड्स कॉपर। कॉपर जो था ना वो सबसे पहली बार एक मेटल था जो सबसे पहली बार हम लोग को मिला था, कॉपर। इसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। तांबा क्या है, मनुष्य के द्वारा पहला खोजा गया था, तो कौन है फ्रेंड्स, तांबा। इस तांबा के अंदर हम लोगों ने कुछ दिन तक तांबा का यूज किए, फिर एक जादू सा हो गया, और फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया पता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने ब्रोंज का खोज कर लिया। जब हम लोगों ने ब्रोंज का खोज किया तो अब आपसे क्वेश्चन यहीं से राइज होगा कि ब्रोंज को क्या बोलते हैं, तो ब्रोंज को फ्रेंड्स कांसा के नाम से भी जानते हैं, कांसा आप इसको बोल सकते हो। ये कैसे बनता है, मेन बात ये है कि ये कांसा जो है आप बोल कांसा कांसा बोल रहे हो, वो कैसे बनता है फ्रेंड्स, इसको हम बनाते हैं तांबा और टीन से, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ब्रोंज कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर को टीन के साथ अगर मिला देते हैं, कॉपर प्लस टीन अगर मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोंज, ठीक है। तो लोगों ने क्या पता है फ्रेंड्स, लोगों ने अफगानिस्तान से टीन ले आया, है ना, कॉपर और तांबा। अपने यहाँ राजस्थान में काफी ज्यादा तांबा मिलता है। इन दोनों को मिलाकर लोगों ने पहली बार ब्रोंज एज करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इस एज को ब्रोंज एज बोला, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें उन्होंने ब्रोंज की खोज की थी, कांसा की खोज की थी। इसी के लिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग प्रोटो में डालते हैं, प्री हिस्ट्री में हम लोग इन दोनों को डालते थे। प्रोटो में से क्यों डालते हैं फ्रेंड्स, प्रोटो हिस्ट्री उसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसमें हमको लिखा हुआ तो कुछ रिकॉर्ड मिले लेकिन उसको हम लोग पढ़ ना पाए। क्लियर है आपका, तो उसको बोलते हैं ब्रोंज एज। अच्छा, अब ब्रोंज एज के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन हुआ था वो ब्रोंज एज में ही हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, ख्याल रखिएगा। ब्रोंज एज को हम लोग इंडस वैली बोलते थे। इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या, जो लोग ना थोड़ा डेवलप हो गए और लोगों ने ना आपका एक सिंधु नदी था, वो सिंधु नदी को बोलते हैं इंडस वैली, इंडस बोलते हैं उसको, इंडू, जो कि आता है चाइना से आता है, अपने यहाँ नदी बहती है जो जम्मू कश्मीर ये सब होते हुए अपने यहाँ जाती है, पाकिस्तान से होते हुए वो फाइनली आपका जो है, हाँ, वो अरबियन सी में वो नदी मिल जाता है। उसी के आसपास इन लोगों ने एक पूरा अपना सोसाइटी बना लिया था, पूरा सोसाइटी। क्या हुआ कि जब अपने यहाँ जब क्या हुआ, ये टाइम पीरियड में बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है 1921 में, ठीक है। 1921 के अंदर में आपका जो है सो पहली बार अपने यहाँ से राखादास बनर्जी और एक दो और आदमी थे जिन्होंने पहली बार जब वो जा रहे थे तो उनको पहली बार खुदाई करने पर ना उनको जो है सो एक मिला सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, उन लोगों को मिला। तो फिर उन लोगों ने इसी का सबसे पहले नामकरण कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उनको यहाँ पर दिखा कि जो यहाँ सोसाइटी है ना वो सब के सब आपका लगभग आपका इंदू नदी के किनारे आसपास, सिंधु नदी के किनारे आसपास बसा हुआ है। तो इन लोगों ने इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में उन लोग, मतलब जैसे समझो यहाँ पर जैसे एक नदी है, इस नदी के अंदर हमको कुछ सामान, कुछ यहाँ मिला, कुछ यहाँ मिला, कुछ यहाँ मिला, कुछ हमको घर यहाँ मिला, जहां पर हम देखें कि आज से करोड़ों साल पहले भी, हजारों लाखों साल पहले लोग इतना अच्छा से रहते थे। हम लोग को देख कर हम लोग का आंख हो गया चकाचौंध, इतना अच्छा सा कौन रहता था। हम लोगों ने यहाँ पर नदी के नाम पर इसे रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अलावा हम लोग को सबसे पहला जो शहर मिला यहाँ पर वो मिला हड़प्पा, है ना, ये समझो कि आपको सबसे पहला ये मिला। तो इसको हम लोग जो सबसे पहला शहर मिला, ये शहर क्या है,
मतलब कि इंडस वैली के आसपास सबका हमको जो पॉइंट, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला, तो हम लोग इसका नाम रख दिए मोहनजोदारो, इसका नाम रख दिए हड़प्पा, इसका नाम हम लोग रख दिए यहाँ पर चुनहद्रो। ऐसे हमने नाम इसका नामकरण किया अपने अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमने उसका नामकरण किया। और उस नामकरण के दौरान से सबसे पहला शहर मिला वो था हड़प्पा। हड़प्पा मिलने वाला सबसे पहला शहर था। इसी के लिए हम लोग कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 पक्का पढ़ के आए होंगे, हमको पता है, ठीक ना। फिलहाल के लिए आते हैं, अब यहाँ आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर आपको पूछेगा पीरियड क्या है, तो याद कर लीजिए यहाँ पर 2500 BC से लेकर 1750 BC तक को हम लोग इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस समय यहाँ पर ये जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती थी। इस समय यहाँ के लोग जो है आयरन की खोज नहीं किया था। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी के लोग इनमें से क्या नहीं जानते थे, कि किस तत्व के बारे में उनको नहीं पता था। ये ख्याल रखना कि आयरन के बारे में, लोहा अब तक खोज नहीं हुआ था, आयरन के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता था, ख्याल रखना, ठीक है। चलो फिलहाल में आते हैं, यहां देखिएगा आप, इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आपको पक्का पूछता है। सबसे पहली बात यहां पर कि जो सबसे पहले जो इसको खोज किए थे, सिंधु घाटी जो नाम है, हम लोग जो बोलते हैं इंडस वैली, इसका नाम किसने रखा था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखने वाले हमारे जॉन मार्शल थे। इसमें क्वेश्चन पक्का डाल देगा। जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखा था, ठीक है। उसके बाद में उस समय हमारे यहाँ पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आया था, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे आपको अलेक्जेंडर कदगिनम। ये दोनों के दोनों आपको नाम ना याद रखना है, ठीक है, अलेक्जेंडर कदगिनम। बाकी सब आप जो है स्पेलिंग कहीं से चेक कर सकते हो, यही इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में कुछ चीज है, आपको बस वही ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान मत रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला शहर हड़प्पा। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है। इसका हिंदी नेम और इंग्लिश नेम दोनों सेम है। हड़प्पा क्या होता है फ्रेंड्स? देखो हड़प्पा जो है फिलहाल कहाँ है, तो फिलहाल पाकिस्तान में। ये जो करेंटली अभी अवेलेबल हूँ कि उस समय पाकिस्तान इंडिया एक था, अब पता होगा आपको। तो हड़प्पा फिलहाल पाकिस्तान में है। इससे पूछेगा आपको कि हड़प्पा में क्या क्या मिला। फ्रेंड्स जान लीजिए कि हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के तट पर है। ट्रिक क्या है, देखो हड़प्पा में रो आ रहा है, यहाँ भी रो आ रहा है, आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा की खोज की थी हमारे दयाराम साहनी ने। किसने की थी फ्रेंड्स? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 के अंदर में। ये क्वेश्चन आपसे डाल सकता है। और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मिला है 12 अन्नागार, मतलब स्टोरेज। क्या मिला है फ्रेंड्स? 12 स्टोरेज फॉर ग्रेन्स, मतलब कि अन्न को रखने के लिए हम लोग को 12 छोटे छोटे वहां पर घर मिले हैं, 12 अन्नागार उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फटाफट पढ़ते जाइए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं चुनहद्रो। ये भी एक प्लेस है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस पर ध्यान में रखना है। चुनहद्रो क्या है फ्रेंड्स? चुनहद्रो की जो है सो आपका यहाँ पर ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ क्या मिला था? यहाँ मिला था सिटी विदाउट सिटी मिला था, विदाउट सिटाडेल। अब कहोगे सर ये क्या होता है? देखो इन लोगों का जो था सोसाइटी था ना, वो 3 पार्ट में चेंज था। एक था किला, जो सबसे ऊपर रहता था किला, जस्ट उसके नीचे एक रहता था मध्यम में लोग रहते थे, और उसके भी नीचे सबसे नीचे जो मैदानी क्षेत्र था उसमें गरीब लोग रहते थे। यहाँ रहते थे गरीब लोग, यहाँ पर रहते थे थोड़े अमीर, और यहाँ पर रहते थे राजा रानी सब। तो यहाँ पर उसी को बोलते हैं किला। तो यहाँ पर आपका चुनहद्रो ही मत एक ऐसा प्लेस था जिनके अंदर में सब लोग साथ मिलकर रहते थे। बड़ा आदमी, अमीर या गरीब, कोई भी अपना किला बना के नहीं रहता था, तो उसको बोलते हैं चुनहद्रो, ठीक है। नेक्स्ट में नाम आते हैं, आपका नाम याद रख लो, मोहनजोदारो। ये क्यों फेमस है? क्योंकि मोहनजोदारो खोज किसने की थी? ये अभी फिलहाल है कहाँ? ये भी पाकिस्तान के सिंध पर है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में। और ये आपका सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। खोज किसने की थी? तो खोज की थी हमारे आर.डी. बनर्जी ने। कब की थी? 1921 में आर.डी. बनर्जी ने खोज की थी यहाँ पर 1921 में। यहाँ क्या क्या फ्रेंड्स मिला है हमें? यहाँ पर मिला है सबसे पहले 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहना चाहिए। हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है, एक मिनट। हमें यहाँ पर जो फ्रेंड्स मिला है वो सबसे पहले मिला है यहाँ पर माता देवी की माता, मतलब मिट्टी की देवी। इन लोग जो पूजा करते थे वो मिट्टी की देवी का पूजा करते थे, ठीक है, मतलब प्रकृति का, है ना, नेचर का पूजा ये लोग पूजा करते थे, मिट्टी की देवी का। तो वहां मिट्टी की देवी की मूर्ति मिली है।
उसके बाद में सबसे बड़ा नहाने वाला घर विशाल अन्नागार भी और विशाल स्नानागार भी, ख्याल रखना, विशाल स्नानगार, स्नान करने के लिए हम लोग को सबसे बड़ा घर यही मिला है। उसके बाद में विशाल अन्नागार, ये विशाल अन्ना, मैंने बताया था अन्नागार क्या होता है, तो अन्नागार तो हमें मिला था, हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन उससे भी सबसे दोगुना बड़ा विशाल अन्नागार कहाँ मिला था हम लोग को, यही मोहनजोदड़ो में मिला था। अब आपसे पूछेगा कि विशाल स्नानागार बड़ा है या फिर अन्नागार, तो याद कीजिए कि अन्नागार सबसे बड़ा है, उसके बाद स्थान ये आता है। क्लियर है, ये सब के सब वहीं मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद में भी मोहनजोदड़ो के अंदर में हमको पशुपति का, याद करिए, पशुपति का सील, मतलब कि उसको बोलते हैं स्टाम्प भी हम लोग को यही मिला था। और दाढ़ी वाला जो बूढ़ा आदमी है ना, यहाँ पर उसको बोलते हैं दाढ़ी का क्या, उसको एक बहुत अच्छा नाम, बियर्ड मैन वो बोलते हैं उसको, जो बना हुआ है सेल खड़ी का, तो वो भी हमको यही मिला था। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ के लोग कैसे बर्तन यूज करते थे। तो यहाँ के लोग फ्रेंड्स जो यूज करते थे वो हल्का लाल और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा बस भूरा टाइप का जो होता था, वो लोग इसको यूज करते थे। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में यहाँ जो घरें मिली है हमको, ये घर काफी फेमस मिला है हमको। घर क्यों फेमस है यहाँ का फ्रेंड्स, घर इसलिए फेमस है क्योंकि जो भी घर बना हुआ था वो सबका सब पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट फेमस है आपका लोथल। लोथल क्यों फेमस है, लोथल एक ऐसा शहर है जो आपको गुजरात में मिला था। लोथल में क्या क्या मिला था, लोथल के अंदर में उनको जहाज बनाने का सामान मिला था, प्लस के अंदर में टेराकोटा शिप, मतलब कि ये होता है आपका मिट्टी को बनाने वाला, जो मिट्टी से बने हुए जो चीज होते हैं उसको ही बोलते हैं यहाँ पर आग की वेदी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका बंदरगाह पोर्ट भी हम लोग को यहीं पर मिला था। ये कहाँ बसा हुआ लोथल, लोथल बसा हुआ है गुजरात में भोगवा नदी किनारे। नेक्स्ट में फेमस है आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा क्यों फेमस है फ्रेंड्स, कालीबंगा के अंदर में काली चूड़िया मिली हमको। क्या मिली फ्रेंड्स, काली चूड़िया यही मिली हुई। साथ ही साथ जूते हुए खेत, या ख्याल रखना पूछेगा आपसे, जूते हुए खेत का सच कहाँ मिला, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी था, आप सर्च कर लेना। ये भी हमको कालीबंगा में ही मिली थी। और हर घर में कुआं, ठीक है, ये इतना फेमस था जो सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन आपकी इससे इराइज कर सकता है। वैसे बहुत सारा और भी बहुत सारा प्लेस है, जैसे धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, भीराना है, तो आपको उतना नहीं जानना है, बस जितना जानना है मैं आपको बता दिया हूं। फिलहाल के नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ के लोग का जो लैंग्वेज है वो क्या था। लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं यहाँ के लोग क्या बोलते थे, हम लोग को आज तक जानकारी नहीं है। प्लस करना ये पूछेगा आपसे कि यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, स्क्रिप्ट क्या थी उनकी, स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स स्क्रिप्ट भी अननोन है, हम लोग नहीं जानते। वैसे हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफी बोल देते हैं कभी कभी, पिक्टोग्राफी इन लोग की स्क्रिप्ट थी, वैसे अननोन बोल सकते हो। यहाँ पर जो राज था वो था व्यापारी लोगों का, मर्चेंट लोगों का काफी ज्यादा यहाँ पर वही लोग राज करते थे। प्लस के अंदर में ये लोग ना जो है सो सेल खरी यूज करते थे, कोई भी चीज बर्तन बनाते, चीनी मिट्टी को बोलते हैं उसको सेल खरी, पूछेगा आपसे, इसको बोलते हैं स्टेलाइट, ठीक है, पूछ देगा आपसे तो आप फंस जाओगे। और यहाँ के जो बर्तन होते थे वो रेड और ब्लैक कलर के बने होते थे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपको यहाँ पर किस जगह, पूछेगा किस जगह हमको घोड़े का साक्ष्य मिला है, घोड़े के हड्डी का, तो याद करो सुत कांगे डोर, इसलिए फेमस है ये, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपको कुत्ते के साथ, पूछेगा आपको कुत्ते के साथ आदमी का शव, मालिक का शव कहाँ मिला है, कुत्ते के साथ मतलब दफन किया हुआ, जहां पर कुत्ता भी दफन है और प्लस के अंदर मालिक भी दफन है, साथी के मतलब साथ के अंदर में आपको यहीं पर मिलेगा। तो वो भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आपका लोथल में हमको मिला था, फिलहाल नहीं, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन। तो और कुछ काम का है नहीं जो यहाँ पर याद करने वाला हो, जितना बता दिया उतना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा वैदिक एज के अंदर में हम लोग को आते हैं। वैदिक एज क्या है, तो जैसे ही इंडस वैली खत्म हुई अपने इंडिया के अंदर में, उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट हो गया वैदिक एज। ये वैदिक एज फ्रेंड्स क्या है, वैदिक एज क्या है फ्रेंड्स, इस एज को हम लोग आयरन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एज में आकर इंडस वैली के बाद जब ये खत्म हो गया, लोग ये मानते भूकंप हो गया और इंडस वैली खत्म हो गया, फाइनली आ गया हमारा आयरन एज। आयरन एज में क्या हुआ, यहां पर देखिएगा कि अपने यहां इंडस वैली पूरी तरीके से भूकंप और बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई थी। और बाहर से, कहीं बाहर से, मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से हमारे यहाँ आर्य लोग आ गए, ठीक है। आर्य लोग जो है बाहर से यहाँ आकर बसने और यहाँ आकर बस गए, ठीक है। और उन्होंने ही सबसे पहली बार आयरन मतलब लोहा की यहाँ पर खोज की और लोहा यूज किया। तो हम उस एज को वैदिक एज के नाम से जानते हैं।
और एक्चुअली में जो आर्यंस है हम लोग भी क्या है, तो हम लोग आर्य के जनजाति है। हम लोग अपने इंडिया के भी हम लोग नहीं है, हम लोग जो है एक्चुअली में जो यहाँ पर आर्य बसने आए थे वही आर्य के ही हम लोग हैं। खुद हम लोग इंडिया के खुद अपने ये नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो। बात करें वैदिक एज क्यों फेमस है। वैदिक एज को सबसे पहले 2 पार्ट में चेंज किया गया था। एक किया था आपका लेटर वैदिक एज, एक आपका अर्ली वैदिक एज। ये दोनों के दोनों आपको यहां पर ध्यान में रखना है, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। इसमें क्यों फेमस है, लेटर वैदिक एज को छोड़ो, फिलहाल आते हैं अर्ली वैदिक एज के अंदर में। यहां पर आपसे पूछेगा कि अर्ली वैदिक एज कब से कब तक चाहिए था, तो डेट भी पूछ सकता है, और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर लो कि जो अर्ली वैदिक एज है आपका, वो आपका चला था 1500 BC से 1000 BC तक, BC। उसके बाद में जो आपका लेटर वैदिक एज है वो चला था 1000 BC से 600 BC तक। ये कहा जाता है कि लेटर वैदिक एज में ही अपने यहाँ महाभारत हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। वैदिक एज में क्या हुआ था, देखो वैदिक एज के अंदर में इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, वेद आए थे ये लोग आर्य ना, तो यहाँ पर अपना एक बुक बनाए। वही बुक जो है आगे तक बहुत फेमस हुआ। इन लोगों ने वेद बनाया, वेद क्या बनाया फ्रेंड्स, उन्होंने वेद बनाया। उस वेद जो है उसको 4 पार्ट में चेंज किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप लोग उतना ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ते जाइए थोड़ा बहुत। ऋग्वेद में क्या है फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है वो आपका अर्ली वैदिक एज में केवल ऋग्वेद बना, बाकी जितना भी देख रहे हो वो सब के सब बना था आपका लेटर वैदिक एज में, ये भी ख्याल रखिएगा। अर्ली वैदिक एज के अंदर में जो ऋग्वेद बना, तो इसका ट्रिक क्या है, र से होता है ऋषि, री से फ्रेंड्स होता है ऋषि, और ऋग्वेद में हम क्या पढ़ना है, ऋषियों के द्वारा जितना भी लिखा गया मंत्र है वो सब के सब ऋग्वेद में पढ़ेंगे। स से सामवेद, स से संगीत, संगीत मतलब म्यूजिक, आप बस ट्रिक से याद कर लो। य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, यज्ञ फ्रेंड्स, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, य से क्या फ्रेंड्स हो गया आपका यज्ञ। क्या प्रॉब्लम हो गया, चलिए ध्यान देते हैं। तो यह से हो गया फ्रेंड्स आपका यजुर्वेद, और यह से फ्रेंड्स क्या हो गया आपका यज्ञ, मतलब यज्ञ की जितना मंत्र सब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बाकी जो बचा है अथर्ववेद, उसको जादू टोना सब इसी में पढ़ते हैं, और अथर्ववेद को अथर्व ऋषि ने लिखा था, ख्याल रखिएगा। चलिए अब आते हैं फिलहाल के लिए ऋग्वेद में डायरेक्ट है। ऋग्वेद में कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर में सबसे पहले बता दूं, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है, और 1028 इसकी यहाँ पर सूक्त है, ठीक है। और साथ ही साथ 10,600 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर छंद है। कहोगे सर ये सब चीज क्या है, ये सब एक्चुअली में मंत्र है, इसके अंदर में कितने सारे मंत्र है, कितने सारे चैप्टर है, तो वो सब के बारे में बता रहा है। इसी में से ऋग्वेद के अंदर में पूछेगा कि कितने मंडल के अंदर में आता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से हम लोग ने गायत्री मंत्र लिया है। और ऋग्वेद के अंदर में टोटल 4 देवता बहुत फेमस है। इंद्र, याद रखना यहाँ पर, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। इंद्र किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। अब पुरंदर मतलब होता है इसमें किलो को तोड़ने वाला, मतलब बारिश जो होती है, बारिश वही होती है। अग्नि समझ में आ गया, अग्नि, विष्णु और वरुण, इसके बारे में आप सुने होंगे। वरुण हवाओं का देवता, ये सब आप समझते होंगे, जानते भी होंगे। मेन बात मैं आपको बताना भूल गया कि देखो आपका वैदिक एज के अंदर में जो आपका अर्ली वैदिक एज था उसमें इंद्र भगवान काफी प्रिय थे। लेटर वैदिक के एज में इंद्र भगवान हो गए गायब, और कौन भगवान आ गया, प्रजापति। ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे। प्रजापति जो भगवान थे वो काफी फेमस हो गए थे। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ से आते हैं, ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपकी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद में एक मंडल आपको और याद रखना है जो कि एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, और जो हर बार आया हुआ है। अगर आप सुनते होंगे कि इसके जो है सो 9वें मंडल में भगवान सोम मतलब सोमरस, इसके बारे में कहा गया है। 10वें मंडल में इसके पुरुष सूक्त मतलब पुरुष के 4 जो होते हैं व्यवहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आप पढ़े हुए हैं। इसके अंदर पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद के अंदर में पुरुष सूक्त का अर्थ क्या है, तो पुरुष सूक्त मतलब हुआ 4 पार्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले जो है काम के अकॉर्डिंग, ऋग्वेद के लेटर वैदिक एज के अंदर में काम के अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया गया था, काम के अकॉर्डिंग धर्म को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आपका अर्ली वैदिक एज के बाद जैसे लेटर वैदिक आया,
अर्ली वैदिक एज के अंदर में काम के अकॉर्डिंग बटा गया था, लेकिन लेटर वैदिक एज जैसे ही फ्रेंड्स आ गया उसमें काम के अकॉर्डिंग नहीं, उसमें आप जैसे वो जिसका बेटा होगा वो उसी के अनुसार चलेगा, वो सब उसमें कर दिया गया। फाइनली वो जो जाति सिस्टम है वो आज तक चल रहा है। साथ ही साथ लेटर वैदिक के एज के अंदर में गोत्र सिस्टम आया था। गोत्र सिस्टम, गोत्र क्या होता है कि आगे चल के कोई एक दादाजी है, अब दादाजी के 3-4 बेटे, वो जाया कहीं और बस गया, वो जाया कहीं और बस गया, ऐसे करते करते लंबा सा एक आपा बन गया। तो फिलहाल वो गोत्र आपको याद रहेगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि आप लोग जो है सो किस ऋषि के पुत्र है ना। टोटल 4 ऋषि थे, उस 4 ऋषि के अंदर किसी एक ऋषि के आप पुत्र है। तो ये ख्याल आप बाकी छोड़ो, काम का चीज नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस इसको देखते जाओ। समझ में आपको आ गया? बस यही खत्म हो गया आपका ये चीज। 1-2 क्वेश्चन और इनसे बनती है जो कि फटाफट यहाँ पर ख्याल रखिएगा, वो कि एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड है सत्यमेव जयते, नाम सुने होंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद है पूछेगा आपसे, तो ये चीज ना आप लोग खोज कर खुद से रखो, ताकि आप लोग यहाँ की सर्च करें ना कि हाउ मेनी उपनिषद, इसको हम बोल सकते हैं उपनिषद ही बोलते हैं हिंदी के इंग्लिश के अंदर में। तो आप लोग खोज के नीचे कमेंट भी कर देना कितने उपनिषद है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते में से आपका उपनिषद लिया गया है, आपको यहाँ पर सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे डाला जा सकता है। बस हो गया, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपको आ जा सकता है। बस एक बात ख्याल रखना कि ये लोग ना गाय माता की बहुत पूजा करते थे, और गाय माता को अधन्य कहते थे, मतलब न मारे जाने वाला पशु, न मारे जाने वाला पशु, ठीक है। और इन लोग जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन बता दिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए फाइनली, और ये लोग पूजा किसे करते थे? ये लोग पूजा करते प्रकृति की पूजा करते थे। इन लोग का लैंग्वेज कौन सा था? तो वही थे प्राकृत जो लैंग्वेज है, उन लोग का लैंग्वेज था, जो कि आजकल पढ़ा दिया, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं उसका। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप इंडस वैली के बाद में आपका जो है सो वैदिक एज स्टार्ट हो गया। यहां पर आप देख सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ। तो वैदिक एज के बाद फाइनली स्टार्ट हो गया आपके बहुत ही बड़े 2 धर्म, उसका नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब आपको यहीं पर ख्याल रखना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। चलिए जैन धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के अंदर में टोटल 24 तीर्थकर बने। क्या बने फ्रेंड्स? टोटल 24 तीर्थकर बने। उस 24 तीर्थकर में मतलब ये क्या होता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म बहुत ही पुराना से चलते आ रहा था। और आप नाम सुनेंगे महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी ना आखिरी और सबसे अंतिम तीर्थकर थे, 24 तीर्थ। उसके बाद जैन धर्म में कोई नया तीर्थकर नहीं बन पाए। अंतिम तीर्थकर हमारे महावीर स्वामी थे। उससे पहले अभी 24-23 और बन चुके थे। उस 23 में पहला इंपॉर्टेंट है। पहला का नाम पूछेगा आपसे, तो पहला का नाम था ऋषभ देव। और ऋषभ देव जो थे वो कहाँ के थे? अयोध्या के थे। और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बुल था, मतलब सांड, ठीक है। आ गया। अब अंतिम इंपॉर्टेंट है आपका, अंतिम 24 में, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और बाकी किसी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। अंतिम इंपॉर्टेंट है आपका, अंतिम 24 में तीर्थकर थे वो थे हमारे बहुत ही महावीर। नाम जानते होंगे फ्रेंड्स, अब बता सकते हैं आप लोग खुद भी, आप लोग को याद भी होगा और पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। उनको बोलते हैं वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी के नाम से हम लोग जानते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम फ्रेंड्स क्या था? आप यहां से क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। बचपन का नाम उनका वर्धमान था। क्वेश्चन कहां से बनाया सुन लीजिए, फटाफट आप नोट करते जाइए। इनके बचपन का नाम मतलब महावीर था, वर्धमान था। इनका जन्म कहां हुआ था फ्रेंड्स? इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। 540 बीसी में कहां हुआ था फ्रेंड्स? कुंडग्राम एक जगह का नाम है, वैशाली बिहार में। बिहार के थे, वैशाली बिहार में। इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी के अंदर। बीसी हमेशा उल्टा चलता है। पावापुरी राजगीर में, वो भी बिहार में ही पड़ता है, पावापुरी राजगीर के अंदर में। नेक्स्ट में आते हैं, फटाफट नोट करते जाइएगा। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पूछ सकता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो थे खुद राजा थे। इनके पिताजी थे वो एक राजा थे, ठीक है ना। ये इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए इसमें क्या होगा कि जब जैन धर्म पढ़ेंगे ना, तो जो जैन धर्म में इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि बौद्ध धर्म के अंदर में बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, अलग अलग है। और इनके जो पिताजी थे वो किस वंश के थे? तो वो थे जंत्रिक वंश से। जंत्रिक, या मैं लेता हूं यहां पर, देखो जंत्रिक वंश के थे। नेक्स्ट में आते हैं, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब जब पढ़ोगे आगे चलकर, तो बुद्ध भगवान की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। तो कंफ्यूज मत होना, है ना।
यशोधा, यशोधा नाम था। इनकी एक बेटी भी थी, पूछ देगा इनके बेटी का नाम क्या था। महात्मा जो महावीर स्वामी, उनका बेटी का नाम क्या था? उनका नाम था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, लिख लीजिएगा कहीं साइड में, प्रियदर्शनी इनका बेटी का नाम था। नेक्स्ट में आते हैं, इन्होंने कितना एज में अपना गृह त्याग किया था? तो इन्होंने पहली बार जो घर को छोड़े थे वो था 30 साल। 30 साल के एज में इन्होंने घर को त्याग दिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पूछ सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति 42 साल के एज में, मतलब लगभग 12 साल तक घूमे, तब जाके 42 साल के एज में इनको रिजुपालिका, बिहार के जमुई में, रिजुपालिका नदी के किनारे बिहार के जमुई में, है ना, इनको पहली बार जो है सो इनको ज्ञान की प्राप्ति फ्रांस हुई। क्लियर है? इसके बाद में इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी बिहार में, पावा बिहार के राजगीर में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट में आते हैं, अब आपसे पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा, बस आपसे यह पूछेगा कि जैन धर्म कितने पार्ट में चेंज हो गया था? जैन धर्म इनके मरने के बाद में 2 पार्ट में चेंज हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, इसे दोनों का मतलब समझिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो केवल श्वेत कपड़ा पहन के रहे, मतलब केवल उजला और कुछ ना पहने। दिगंबर मतलब हुआ जो नंगे रहे। क्लियर है? मतलब जो निवस्त्र रहे। ठीक है? श्वेतांबर के जो नेता थे, जिन्होंने पहली बार श्वेतांबर बैठाया था, उसका नाम क्या था? स्थूलभद्र। पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र। दिगंबर के जो नेता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था भद्रबाहु। और भद्रबाहु ही चंद्रगुप्त मौर्य, आगे पढ़ूंगा मैं, बता दूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जैनिज्म के जो धर्म के गुरु थे भद्रबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर आपसे पूछेगा, यहां पर जैन परिषद क्वेश्चन डाल देगा कि जैन परिषद कहां हुआ था। तो बस पहला परिषद इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जैन परिषद पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। और इसको किसने बचाया था, मतलब किसने संरक्षण दिया था? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने काफी ज्यादा हेल्प किया था इसको। चलिए, ये यहां से जैन धर्म खत्म हो गया। नेक्स्ट में आते हैं बौद्ध धर्म। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा आप डिटेल्स मत जाइए। बौद्ध धर्म में आते हैं, एक और धर्म बैठा, एक और धर्म आया, बौद्ध धर्म। यहां ध्यान देते रहिएगा। बौद्ध धर्म की बात करें, देखिए तो बौद्ध धर्म जो है उसका स्थापना किसने किया था? उसके स्थापना थे, एस्टेब्लिश किसने किया था? तो उसका नाम था गौतम बुद्ध। पूरा नाम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? पूछ सकता है, शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 BC में। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिएगा, लुम्बिनी नेपाल में। इनकी मौत कहां हुई थी? मृत्यु कहां हुई थी? 483 BC में, कुशीनगर यूपी में। यूपी में जाकर मर गया था, यूपी में कुशीनगर जगह है। मतलब अपने अंतिम समय में कहां थे ये? कुशीनगर में थे। चलिए, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, लिख लीजिएगा, शुद्धोधन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स फटाफट। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, इनकी 2 माता थी, एक अपनी माता का नाम था महामाया और एक थी सौतेली माता, उसका नाम था महाप्रजापति। दोनों ख्याल रखिएगा, महाप्रजापति। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी भी थी, नाम था इनका यशोधरा। ठीक है, इनका एक बेटा था, उस केस में क्या था? एक बेटी थी, इसमें एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। और ये घर कब छोड़े फ्रेंड्स? इन्होंने घर छोड़ा मात्र 29 साल के एज में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितना साल के एज में हुआ था? 35 साल के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां मिली थी? तो कहां मिली थी तो पता होगा आपको, बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में। नदी कौन सा था? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर इनको बोध गया बिहार में मिल गया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में, जो यूपी में पड़ता है, पहला उपदेश दिया था। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? अंतिम उपदेश कहां दिया था? अंतिम उपदेश जहां मरे थे, कुशीनगर में दिया था। सबसे ज्यादा पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन डाल सकता है कि सबसे ज्यादा उपदेश वो कहां देते थे। वो भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। वो है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन और है। बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण क्या है? देखो, महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं, जब वो मरे ना, जब वो मर गए तो उसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्लियर है? उनके जन्म के समय सिंबल क्या था? बुद्ध भगवान के जन्म के समय सिंबल कमल था। जब वो घर छोड़े तो सिंबल था घोड़ा। उसके बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई
तो उस समय सिंबल था वृक्ष, बौद्ध वृक्ष। उनका पहला उपदेश, जब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो उस समय सिंबल था पहिया। और जब वो मर गए तो स्तूप। स्तूप क्या है? स्तूप एक्चुअली में इनका जब ये मरे ना, जब ये मर गए भगवान, ये बौद्ध भगवान जब मर गए तो उस समय जो महापरिनिर्वाण जो सुनते हो उसका जो सिंबल था वो था स्तूप। क्लियर है? चलिए बस इतनी ही था। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ डालेगा? ये क्वेश्चन डालेगा कि ये जो बौद्ध धर्म बाद में जाकर दो भाग में चेंज हो गया, एक हीनयान एक महायान। बस ये भी ख्याल रखना है कितने पार्ट में चेंज है ये, हीनयान महायान। हीनयान के लोग क्या होते थे? हीनयान के लोग मूर्ति पूजा विश्वास करते थे, मूर्ति को पूजते थे। महायान लोग मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद में इस समय लैंग्वेज कौन सी थी? इस समय ज्यादातर लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, नहीं तो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, पाली। बस देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको दिक्कत आगे चल के ना होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले में, जब आपका जैन धर्म था जैन धर्म के समय जो लैंग्वेज था वो था प्राकृत भाषा, और बौद्ध धर्म के समय जो लैंग्वेज था वो था पाली भाषा। दिमाग में ख्याल रखना, और संस्कृत भी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इससे आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछेगा। बौद्ध धर्म जो था उसके पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, ये पूछ सकता है, पूछा भी है। सुन लीजिए, पहला बौद्ध परिषद कहां हुआ था? पहला बौद्ध परिषद हुआ था राजगिरी में। कहां हुआ था फ्रेंड्स? राजगिरी में। और इसको किसने बचाया था? अजात शत्रु। मैं ठीक भी बता दूंगा आपको, अजात शत्रु। अजात शत्रु। दूसरा कहां हुआ था फ्रेंड्स? दूसरा हुआ था वैशाली में। वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। राजगिरी कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वैशाली में हुआ था। इसको किसने बचाया था? कलाशोक ने। किसने बचाया था फ्रेंड्स? कलाशोक ने। नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड कहां हुआ था? थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा अपने पटना में। पाटलिपुत्रा अपने पटना में हुआ था। इससे किसने बचाया? अशोक ने बचाया था इसको। किसने बचाया था फ्रेंड्स? अशोक ने। नेक्स्ट में आते हैं, चौथा कौन आएगा फ्रेंड्स? चौथा आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था और इसको बचाया था कनिष्क ने। देखिए इसका ट्रिक है रावे पाकू। यह रावे पाकू, मतलब रा से राजगिरी, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, चौथा आ गया कु से यहाँ पर कश्मीर। और यह है अका अक, अ का ओ क, अ से अजात शत्रु, क से कलाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। ठीक है, एक दो बार की प्रैक्टिस बन जाएगा। चलिए फाइनली खत्म हो गया आपका बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया। अब इससे जुड़ा क्वेश्चन बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन आता था उतना मैंने बता दिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। बुद्ध भगवान के समय में ना 2-3 विश्वविद्यालय बनी थी। उस 2-3 विश्वविद्यालय में सबसे इंपॉर्टेंट बस याद करना है आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? उसको बनवाया था कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने, इन्हीं का समय था वो। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। वो इसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया फाइनली खत्म। अब आते हैं हम लोग महाजनपद में फ्रेंड्स। महाजनपद क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे। ठीक है, महाजनपद जो है टोटल कितने महाजनपद थे पूछ सकता है। टोटल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। उस 16 महाजनपद के अंदर सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो था हमारे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो था हमारा मगध एम्पायर। उसके बाद में मगध के अलावा एक और था ताकतवर, उसका अवंती। अवंती जो था वो सेकेंड पावरफुल था, और मगध साम्राज्य जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। मगध साम्राज्य के अंदर में जो सबसे पहला शासक था वो था हर्यक डायनेस्टी। पूछ सकता है आपसे, हर्यक डायनेस्टी। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक था बिंबिसार। देखो नॉट बिंदुसार, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होना है। बिंबिसार जो थे वो आपके हर्यक डायनेस्टी के पहले संस्थापक थे। बिंबिसार ने हर्यक डायनेस्टी बैठाई। उसके बाद बिंबिसार का बेटा आया अजातशत्रु। पूछ सकता है, ध्यान रखना, अजातशत्रु जो है बिंबिसार का बेटा है। अजातशत्रु का बेटा आया उदयन, और उदयन ने पहली बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा कर ली, पटना। उसके बाद में बहुत दिन तक वही रहा। इससे पहले कहाँ था? राजगिरी था। कहाँ था फ्रेंड्स? मगध का सबसे पहला जो राजधानी था वो था राजगिरी, है ना। मतलब ये हुआ कि अपने इंडिया के अंदर में 16 पार्ट बटा हुआ था। 16 बहुत इंपॉर्टेंट राजा यहाँ पर राज किए। उसी में एक मगध सबसे फेमस था। उनकी मगध क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उनके मगध ने बाकी 16 को अपने मिला लिया था और सबसे बड़ा समाज खड़ा कर बैठा था, इसलिए मौर्य मगध को पढ़ना पड़ता है। तो हर्यक डायनेस्टी का सबसे पहला था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ।
मौर्य साम्राज्य के, सॉरी माफ करना, मौर्य साम्राज्य में जो हजत वंश था वो जब खत्म हुआ तो फिर उसके जस्ट बाद कौन सा वंश आएगा ये पूछ देगा। जस्ट बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस ध्यान रखो थोड़ा बहुत, उसका नंद वंश आए और नंद वंश का सबसे जो संस्थापक था वो उसका नाम था महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, वो था फ्रेंड्स आपको पता होगा ये आपका घनानंद। घनानंद को हराकर किसने आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बस इतना ही ख्याल रखो, ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है आपको, बस इतना ही ख्याल रखो। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना फ्रेंड्स किया। किसके हेल्प से, तो चाणक्य के हेल्प से। चाणक्य कौन था, चाणक्य वही है जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है और जिसका नाम कौटिल्य भी है, ख्याल रखिएगा, मैंने बताया था। और इन्होंने ही एक अर्थशास्त्र का बुक लिखा था, अर्थशास्त्र का बुक इन्होंने ही लिखा था। और इन्होंने पहली बार मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। और उसके बाद में चंद्रगुप्त का फिर बेटा आए, उसका नाम था बिंदुसार। यहां पर है फ्रेंड्स बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त क्यों फेमस हुआ, चंद्रगुप्त ने सबसे बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा किया पूरे इंडिया के अंदर में, और साथ ही साथ इसने ही सिकंदर को यहां से भगाया था। सिकंदर कौन था, सिकंदर एक बाहरी आक्रमणकारी था, यहां से भगाने में काफी ज्यादा हेल्प किया था। और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, इनके समय कौन दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर पूछेगा आपसे, एक राजदूत था मेगास्थनीज, नाम सुन लीजिएगा आप, सुनिएगा। मेगास्थनीज एक बाहरी घूमने वाला एक आदमी है जो इन्हीं के समय यहाँ पर अपने देश में आया था। मेगास्थनीज इसी समय आया था और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका, बहुत ही फेमस बुक है इंडिका, एक बुक लिखी थी इंडिका। उसी इंडिका में पूरा कहानी लिखा हुआ है कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कैसे था, यही लिखा हुआ है। इसके बाद इनका बेटा आया, उसका नाम सुन लीजिए, क्या नाम क्या है फ्रेंड्स, बिंदुसार। फिर बिंदुसार का बेटा आया अशोक, ठीक है। अशोक, अब अशोक से जो है बिंदुसार से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलागोम में। कैसे मर गया था वो, मरा नहीं था, जाके वहां पर इसने अंतिम समय में जैन धर्म लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय जैन धर्म अपनाया था और भद्रबाहु बोले थे, मैं भद्रबाहु के साथ में ये गए थे और वहां पर जाके समाधि लेके अपनी मौत ले ली और फिर फाइनली वो लोग आ गए थे लौट के। तो बस इसी तरह उनकी मृत्यु हो गई थी, बाकी बात मत जानो आप। यहां देखो मौर्य साम्राज्य जो अंतिम शासक था उसका नाम फ्रेंड्स क्या था पता है आपको, अंतिम मैं बता रहा हूं, पहले बात करो अशोक के बारे में बात कर लेता हूं। अशोक कौन था फ्रेंड्स, अशोक जो था ना वो बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। ये क्यों फेमस हुआ, अशोक ने टोटल 12 साल राज किया। उस 12 साल के अंदर में सबसे फेमस युद्ध है इसका 261 BC कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद इसने एक भी लड़ाई नहीं की थी। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपनी बेटी को इसी ने श्रीलंका भेजा था। उसके बेटी का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं हो सके कहीं पूछ सकता है ना। उसके बेटी का नाम था संघमित्रा इसका बेटी का नाम था और बेटा था महेंद्र। इन दोनों को इसने भेजा था अशोक में और पूरे ऑल वर्ल्ड में इसने बौद्धिज्म धर्म को फैलाया था। नेक्स्ट में आते हैं अशोक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बात। अशोक ने टोटल 13 शिलालेख, टोटल समझे 13 तो फेमस ऐसे ही कहा गया है 13, वैसे 13 से भी ज्यादा ही है, पता होगा आपको, है ना। टोटल आपका यहाँ पर छोटे छोटे शिलालेख 14, माफ करना इंपॉर्टेंट शिलालेख 14 शिलालेख इसने अपने काल के अंदर में पत्थर पर ऐसे ऐसे मतलब होता है ना कूट लिखवाना, तो पत्थर पर लिखवा कर इतना सारे शिलालेख इसने जो है सो अपने इंडिया में रखवाए थे। जिसके अंदर में आपसे पूछेगा कितनवें शिलालेख में, पूछेगा क्वेश्चन कितनवें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। आप फंस जाओगे, आप बना नहीं पाओगे। तो याद रखना कि अकबर जब टोटल 12 साल राज किया था अपने इंडिया पर, उसमें 9वें साल में उसने कलिंग युद्ध पर हमला करवाई थी, कलिंग युद्ध के बारे में जानी थी। उस कलिंग युद्ध में 9वें साल के अंदर में अपना 13वां शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है, ठीक है। समझ में आपको आ गया फाइनली। चलिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको इसमें पूछ सकता है। अशोक ने कौन धर्म अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसने अपने 99 भाई को मारकर गद्दी को हथियाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक बात तो क्वेश्चन और है कि अशोक का ही नाम बार बार याद रखिएगा, प्रियदर्शनी इसको बोलते हैं। प्रियदर्शनी बहुत बार पूछेगा आपसे कि अशोक का नाम फाइनली जो है सो अशोक न होकर क्या था जो लिखा हुआ था किताब के अंदर में, आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। देवनामी प्रियदर्शनी, ये पूछ सकता है आपसे।
फाइनली हुआ मौर्य साम्राज्य खत्म। मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद ना अपना जो इंडिया था उसके अंदर में एक और वंश आया, उसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश जो था कुछ दिन तक यहाँ पर राज किए और फाइनली इसके कौन थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यपुत्र शुंग, पूछ सकता है, पुष्यमित्र शुंग। और मगध साम्राज्य के जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंतिम शासक कौन थे, तो उसका नाम है वृहदर्थ। याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वृहदर्थ। फाइनली आते हैं शुंग वंश हुआ खत्म। फिर अपने यहां बाहरी 3 आक्रमणकारी आए। पहला कौन आया, इंडो ग्रीक, ग्रीक से इंडो ग्रीक आए। दूसरा कौन आए, इंडो ग्रीक के अलावा अपने यहां आए आपको सकाज बोलते हो, शक बोल सकते हो। और तीसरा और लास्ट में कौन आए, तीसरा और सबसे लास्ट के अंदर में हमारे यहां आए कनिष्क, जो चाइना से आए थे, चाइना से आए थे। ये तीनों आए, क्यों फेमस है, इंडो ग्रीक, शक्स और कनिष्क यहां तक कुछ दिन तो राज किए। आप इसमें आपको इससे क्वेश्चन डाल सकता है, कनिष्क से क्वेश्चन डाल सकता है। कनिष्क से क्या क्वेश्चन डालेगा, कनिष्क से क्वेश्चन आपको यहां पर यह डाल सकता है कि अपने यहां शक युग किसने लाया था, शक ईरा बोलते हैं उसको, 78 सी में आया था शक ईरा, ये पूछ सकता है, वो कनिष्क ने ही लाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। शक ईरा नाम ये क्या है, एक्चुअली में ये कैलेंडर है जो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट इसको आपको हम लोग के यहाँ जो है सो वो लेके चलती है और हम लोग जो है इसके बारे में समझते भी है। बहुत ही फेमस कैलेंडर है, तो पूछ सकता है आपको, तो इसको आप लोग को लेके चलना है। उसके बाद में कनिष्क ने ही 4th बुद्ध काउंसिल करवाई थी, मतलब चतुर्थ बौद्ध मैंने पढ़ाया भी था। और कनिष्क ने अपने इंडिया के अंदर में पहली बार फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया था कि सोने का सबसे शुद्ध रूप का सिक्का चलवाया था, सोने का सबसे शुद्ध रूप। वैसे सोने का सिक्का चलना सबसे पहला आदमी इंडो ग्रीक था, लेकिन सबसे शुद्धतम रूप वाला सोने का यही था। ख्याल में आ गया आपको, ध्यान में आ गया आपको। चलिए, उसके बाद में कुछ भी काम का नहीं है आपके लिए। कुछ उसी समय ना साउथ में ना 1-2 डायनेस्टी जो है ना वो फल फूल रहे थे, उसी में को 3 के बारे में को जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है, बस 3 के बारे में। उसका नाम है, एक का नाम फ्रेंड्स आइए जानते हैं, एक का नाम है आपका चोल वंश, नाम सुने होंगे, चेर वंश। एक था चेर, एक था चोल, एक था पांडे वंश। चेर, चोल, पांडे ये सब के सब उसी समय चल रहा था अपने इंडिया के अंदर में, चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। बस इतना जानो, बस इससे क्वेश्चन नहीं डालता है, इसलिए इसको छोड़ दो। अब आते हैं, क्वेश्चन डालता है सबसे ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी से, और इसके बाद आपकी जो है फाइनली एनिशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा एनिशिएंट हिस्ट्री के अंदर में। फिर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी, चलिए सबसे पहले बात करें कि जब ये चोर चेल पांडे हो गए तो उसके बाद अपने इंडिया में कौन आए, गुप्ता डायनेस्टी। ये इंडिया के ही थे, पूछेगा आपसे। गुप्ता डायनेस्टी को संस्थापक एस्टेब्लिश किसने किया था, उसका नाम था श्रीगुप्त, पूछ सकता है, ध्यान में रखो। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच। यहां पर पूरा फैमिली ट्री याद कर लो, यहां मैं ध्यान से देख लेता हूं, यहां पर देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है सबके सब लिख लेता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आए थे हमारे यहां श्रीगुप्त, जिसने बनाया अपने यहां जो भी चीज है वो बनाया इन्होंने, श्रीगुप्त। फिर इनका बेटा आया घटोत्कच, इनका बेटा आया चंद्रगुप्त II। ख्याल रखना चंद्रगुप्त है ये, चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, माफ करना, ये ख्याल रखना आप, चंद्रगुप्त प्रथम है, 9 चंद्रगुप्त उसमें भी आया था मौर्य वंश के अंदर में, लेकिन चंद्रगुप्त ये दूसरा है ना, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर इसका बेटा आया समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त का बेटा आया चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो यहां फर्स्ट है तो तुरंत 2 नहीं है, चंद्रगुप्त 1 का बेटा समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन ठीक से डालना है आपको, 2 नंबर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, चंद्रगुप्त II के अलावा और कौन कौन आए थे। फिर इसका बेटा आया आपको कुमारगुप्त, फिर उसका बेटा आया आपका स्कंदगुप्त, और फाइनली इसके बाद लगभग ट्री खत्म हो गया था। वैसे लास्ट भी बने थे लेकिन इसका ट्री खत्म हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन कहां से बनेंगे सुन लीजिए। संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त, लेकिन पूछेगा आपसे कि वास्तविक संस्थापक मतलब रियल संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्रीगुप्त को नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे चंद्रगुप्त I को। क्यों, क्योंकि इसी ने सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य को फैलाया था। चंद्रगुप्त I को हम लोग उपाधि दिए थे
महाराजा धीराज का क्वेश्चन डाल सकता है, इसी से क्वेश्चन डालेगा। महाराजा धीराज का किसने दिया था? चंद्रगुप्त तो फर्स्ट को मिला था। फिर आते हैं, अब इसका बेटा आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं भारत का नेपोलियन। पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। सबसे शक्तिशाली राजा ये माना जाता है, और इसी को कविराज का उपाधि भी मिला था। पूछेगा कविराज का उपाधि किसमें मिला था, तो इसी को हम लोग कविराज का उपाधि भी फ्रांस देते हैं। फिर इसका बेटा आया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे किस नाम से जानते थे, तो इसको भी हम लोग जहां पर इसका भी एक नाम था जो हम लोग बहुत ज्यादा के नामों से इसको पुकारते थे। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में से कर सकते हैं। वैसे जो फेमस चीज है वो इसके बारे में हम लोग को जानना है, वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त टू जो था ना, उसने सबसे पहले अपने यहाँ चांदी का सिक्का भी चलाया था। और पूछेगा आपसे कि हम लोग गुप्त वंश को किस युग के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। क्वेश्चन डाल सकता है किस वंश को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं, तो गुप्त डायनेस्टी को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, तो ख्याल रखिएगा। और चंद्रगुप्त दो के काल में यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त टू ही था जो अपने दरबार के अंदर में 9 रत्न भी रखा था। 9 रत्न क्या था? 9 विद्वान अपने यहाँ रखता था। इसी के समय हमारे आर्यभट्ट थे, कालिदास थे। चंद्रगुप्त टू के समय ही अपने यहाँ आर्यभट्ट, कालिदास ये सब थे। अब इससे जो है कुछ बुक आपसे पूछेगा, बुक का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं कालिदास का कुछ इंपॉर्टेंट बुक। कालिदास का कुछ इंपॉर्टेंट बुक के अंदर में पहला बुक है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और मेघदूतम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ये हरिसेन। ये हरिसेन कौन था? तो हरिसेन इनके यहाँ जो है से कवि था। फिलहाल उन्होंने ही लिखा था बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट कदामनी ने लिखा था, माफ करना, कदामनी ने बाणभट्ट लिखा था आपका, और हरिसेन इनके यहाँ कवि था। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर गीत गोविंद। इन्हीं के समय काफी फेमस बुक है। जो किसने लिखा था? गीत गोविंद पूछ सकता है। गीत गोविंद है जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। फिर पूछेगा मृच्छकटिकम क्या है, तो मृच्छकटिकम को लिखा था शूद्रक। इसमें कहानी लिखा हुआ है इन लोगों के बारे में, कहानी है। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। क्वेश्चन डाल सकता है, तो वो असो ख्याल में आपको एक बार रखना है। मृच्छकटिकम उसमें क्या है, तो उसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर कि हाँ मूर्ति उर्ति बनाने का कुछ कला वाला है, और भी एक प्रेम कहानी, ये सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो इसका बेटा आया था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्यों फेमस है? कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। फाइनली जो है सो जो भी क्वेश्चन आ सकते थे इसके अंदर में वो आपके खत्म हो गए, जो इसके अंदर में आ सकते थे। इसके बाद में जब गुप्ता वंश खत्म हुआ तो अपने यहाँ साउथ में कुछ डायनेस्टी आए, उसको ख्याल रखना है आपको। गुप्त वंश के तुरंत बाद अपने इंडिया के अंदर में हर्षवर्धन आए थे, उसको बोलते हैं वर्धन वंश। पूछेगा वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर इसका नाम आपको पक्का आ जाएगा। वर्धन के बारे में हम जानते होंगे, ये चीज तो आपको पूछ सकता है। जस्ट उनके बाद आए थे, संस्थापक थे उसके पुष्यपति। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यपति, और इनका जो था इन्हीं के साम्राज्य में सबसे महान शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पूछ सकता है कि हर्षवर्धन क्यों फेमस है, तो हर्षवर्धन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट राजा थे जो कि वर्धन वंश से आते हैं, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। और मेन बात ये है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ख्याल और रखना है। ये रखना है कि चंद्रगुप्त टू के समय अपने यहाँ को, वही गुप्ता वंश में आ जाइए, भूल गया था मैं बताना। चंद्रगुप्त टू के समय अपने यहाँ फाहियान आया था, फाहियान, चाइना से फाहियान आया था। हर्षवर्धन के समय अपने यहाँ कौन आया था घूमने यहाँ पर, तो हेनसांग। हेनसांग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डाल सकता है। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, अपने यहाँ घूमने आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है कौन कब आया था, इसीलिए ख्याल रखना। नेक्स्ट वंश आया था आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के इंपॉर्टेंट शासक, संस्थापक थे इसके यहाँ पर आपको जय सिन्हा। इंपॉर्टेंट शासक पूछ सकता है, महत्वपूर्ण शासक कौन थे चालुक्य वंश के, तो वो है आपका पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय काफी फेमस था। नेक्स्ट वंश देखो पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक था विष्णु सिंह विष्णु, और इसके इंपॉर्टेंट शासक कौन थे पूछ सकता है, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन इंपॉर्टेंट शासक थे। और लास्ट वंश याद रखो राष्ट्रकूट वंश, पूछ सकता है, यह भी एक वंश था राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे फ्रेंड्स? दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट कौन शासक थे? तो कृष्ण प्रथम जो था
वो इंपॉर्टेंट शासक था। इन्होंने इसी ने ही महाराष्ट्र में एलोरा का मंदिर बनाया था। क्या अजंता और एलोरा के क्या मंदिर का निर्माण में कुछ हिस्सा को इसने बनवाया था, कुछ मतलब सपोर्ट इसने किया था। अजंता और एलोरा मंदिर क्या है ये भी ख्याल रखो। अजंता और एलोरा मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में अवेलेबल है। महाराष्ट्र में इसमें 3 धर्म, जैनिज्म का भी मिलेगा आपको भगवान, बौद्ध भगवान भी मिलेंगे और हिंदू के भी भगवान मिलेंगे। तीनों का तीनों यहीं पर मिलेगा। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में अवेलेबल, इसे कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, बस तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज था मैंने आप लोगों को बता दिया, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ और होगा तो मैं आपको धीरे धीरे क्लास ला के बता दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।